अब पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है वो और देख लेते हैं। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर बेटा अपन को पढ़ना है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट एरियल वेक्टर वगैरह इन सब से मिलके चलेगा। तो हम इसको बोलते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस associated with any closed surface, the number of electric field lines associated with any closed surface and passing normally to the surface पे नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर पास होती है, called electric flux linked with that surface, called electric flux linked with that surface। क्या मतलब इसका कि किसी सरफेस से कितनी लाइन ऑफ फोर्स ये लिंक है उसको हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो अच्छा, अब एक चीज आप अच्छे से समझ लो कि अब हम यहाँ पर एक नई क्वांटिटी पढ़ रहे हैं। नई क्वांटिटी मतलब एक नए चीज का, जैसे अब अगर अपन पढ़ते थे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये हमने सब नई चीजें जो पढ़ी है, टाइम, मास, ये उसी तरह से एक नई क्वांटिटी है, वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये कॉम्बिनेशन है दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी का। ठीक है, तो समझ लीजिए किस तरह से अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। मान लो हमारे पास कोई एक एरिया है जहां से कुछ लाइन ऑफ फोर्स पास करती हैं, ठीक है ना। यहां से ये कुछ लाइन ऑफ फोर्स यहां से पास हो रही है। तो ठीक, अब इस लाइन ऑफ फोर्स जब ये पास होती हो बेटा, तो लाइन ऑफ फोर्स को हम दो तीन प्रकार से हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे किस तरह से ये एसोसिएशन आएगा। एक हमारे पास क्यूबिकल पार्ट था, ये क्यूबिकल पार्ट से लाइन ऑफ फोर्स पास कर रही होंगी, उसमें नंबर ऑफ सरफेस एरिया है। ठीक, नंबर ऑफ सरफेस एरिया कहने से मतलब क्या हुआ, एक इसका सरफेस हो गया S1, फिर एक हो गया S2, यहाँ हो गया S3, फिर यहाँ इसके पीछे बना वो कौन सा हो गया S4, और यहाँ पर हो गया S5। ठीक, तो अगर हम आपसे पूछें इनमें से कितने सरफेस ऐसे हैं जिनसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास हो रही है ना वो सिर्फ S2 से और S4 से पास हो रही है, बाकी किसी से पास नहीं हो रही। पास मतलब क्रॉस कर रही है उस सरफेस को, ठीक है ना। अगर आप देखोगे तो ये नीचे वाला जो सरफेस होगा, उससे पास, उससे आप ये समझ लो कि बस उसकी पैरेलल ही निकल रही होंगी, लेकिन उसके अंदर से पास नहीं करती होंगी, ठीक है ना। उसके कैसे निकल रही होंगी, उसके पैरेलल ही निकल रही होंगी, लेकिन उसके अंदर से पास नहीं करती। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, जो फ्लक्स होता है, उस फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं बेटा फाई से, एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरियल वेक्टर। एरियल वेक्टर मतलब उसका सीधी सी बात है कि हम यहाँ पर जो एरिया होगा उसके साथ जो लिंक हो रहा होगा उस पर्टिकुलर जहां से वो फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला एरिया है, इससे ये पूरी कितनी फील्ड लाइंस पास हुई, उन कितनी फील्ड लाइंस पास हुई और कितनी फील्ड स्ट्रेंथ थी, और यहाँ पर इसका टोटल एरिया कितना था, वो उसके एसोसिएशन मिलके क्या कहलाएगा, उसका फ्लक्स कहलाएगा। ठीक, उसी तरह से यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर एरिया था ये कितना था,
उसके साथ वो उसका फ्लक्स कहलाएगा, समझ लो। और हमारे पास ये इस तरह का एक एरिया है और यहां से इसकी कुछ फील्ड लाइंस निकलती हैं, ठीक है ना। तो जब यहां से कुछ फील्ड लाइंस बेटा निकल रही हैं तो उस कंडीशन में जितनी फील्ड स्ट्रेंथ और जितना इसका एरिया, सपोज एरिया इज एस या ए भी मान सकते हो, तो इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा, इट विल बी ई इंटू ए। कितना होगा, ई इंटू ए होगा। अगर आपने इसके साथ फ्लक्स निकाला तो कितना हो जाएगा, ई इंटू ए, मतलब उसका सरफेस एरिया, या ई इंटू एस, सरफेस एरिया से हम इसको बोला। अब अगर इसी जगह पर ये जो एरिया था अभी ऐसा था, अब अगर मान लो ये कट जाए, इसका शेप हम चेंज कर दें, नॉर्मल फील्ड लाइंस वैसे जा रही थी वैसे ही जाने दो, इसका शेप हमने चेंज कर दिया, शेप हमने कुछ ऐसा बना दिया, मतलब अब इसका नॉर्मल ऐसा हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये नॉर्मल की डायरेक्शन आ गई। और फील्ड लाइंस अभी भी कैसे जा रही है, जो जैसी जा रही थी वैसी की वैसी फील्ड लाइन जा रही है, ये फील्ड लाइन अभी भी ऐसी जा रही है, ये फील्ड लाइंस ऐसी जा रही है, ये फील्ड लाइंस ऐसी जा रही है, ठीक है, ये इसमें। और मान लो आप फील्ड लाइंस के साथ इसने एंगल बना लिया, वो एंगल कितना है, थीटा एंगल है, क्या उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। तो अब जो अगर आप इस केस में अगर आप फ्लक्स निकालोगे तो फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस। तो सरफेस से नॉर्मली कितनी लिंक है, तो इसका एक कंपोनेंट क्या बनेगा, e cos थीटा, और एक कंपोनेंट क्या बनेगा यहां से, e sin थीटा। तो sin थीटा तो भैया इसके अंदर से जा ही नहीं रहा, इस सरफेस को क्रॉस करने वाला मेन कौन है, वो e cos थीटा है। तो जो फ्लक्स का एसोसिएशन आएगा वो आना चाहिए e cos थीटा इनटू ds, या फिर जो भी सरफेस एरिया इसका अगर s है तो e cos थीटा इनटू s। तो जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा e इंटू s cos थीटा। काफी हद तक वर्क जैसा दिखता है, किसके जैसा दिखता है, वर्क। वर्क अगर आपको याद आता तो वो भी उसमें भी यही होता था, या तो कंपोनेंट s के होंगे या तो कंपोनेंट e के होंगे, ठीक है ना। उसमें क्या होता था, या तो कंपोनेंट फोर्स के होते थे या फिर कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के होते थे। तो उसी तरह से यहाँ पर ये निकल रहा है। और है भी कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस है। फाई जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी, ई वेक्टर एरिया अपन ने अभी बताया कैसा वेक्टर है, एक वेक्टर क्वांटिटी, एरियल वेक्टर अपन उसको कंसीडर करते हैं। तो अगर हम जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इट इज the product of electric field strength and surface area associated normally with field lines, with electric field lines। तो कितना हो जाएगा ये, फाई का अगर अपन एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हियर इट इज E इंटू ए और E इंटू एस। कितना होगा, E इंटू ए और E इंटू एस। अगर हमारे पास ये सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया कितना है S, और फील्ड लाइन जो पास हो रही है उससे कितनी पास हो रही है, परपेंडिकुलर E पास होती है।
तो नॉर्मल की डायरेक्शन में ही है। बना लीजिए इसको। मान लो हमारे पास कोई एक फिर से इर्रेगुलर शेप सरफेस होता, 3D फिगर है, ठीक है। तो इर्रेगुलर सरफेस होता और उसमें हमारे पास एक चार्ज रखा होता सेंटर पर, इसके स्फीयर के अंदर हमने एक चार्ज रखा होता। तो डेफिनेटली इसकी वजह से फील्ड लाइंस जो होती हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ कहीं जा रही होती हैं। मान लो हमने बोला कि ये फील्ड लाइंस ऐसी जा रही है, ये ई है, इस डायरेक्शन में ऐसा फील्ड लाइन जाती हैं और भी जाएंगे यहाँ से, ठीक है ना, सभी डायरेक्शन में जाएंगी ऐसी, ठीक है। तो यहाँ से फील्ड लाइंस अलग अलग सभी डायरेक्शन में जा रही होंगी और हमने इसमें क्या किया, एक कहीं पर एक छोटा सा एरिया हमने कंसिडर किया। कहाँ कंसिडर कर लिया, सपोज हमने ये एक एरिया कंसिडर कर लिया, ठीक। और इसका नॉर्मल जो बन रहा है एरिया जो हमने कंसिडर किया है, ये जहां पर चार्ज रखा है वहां से वहां तक के लिए, तो अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसी कंडीशन ये बना रहा है। और इस पर जो नॉर्मल कंसिडर किया वो ये है। टोटल सरफेस एरिया एस हो सकता है, तो हमने एक छोटा सा सरफेस एरिया हमने यहाँ कंसिडर कर लिया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो अब अगर अपन इसका लिखेंगे फॉर गिवन सरफेस, फॉर गिवन स्मॉल सरफेस ds, electric flux can be calculated as, कैसे निकाला जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा बेटा d phi एंड इट इज प्रोडक्ट ऑफ E, या तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के कंपोनेंट ds की डायरेक्शन में, या ds का कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का उसके साथ। तो क्या बनेगा E डॉट ds cos थीटा, ठीक है। क्या बन जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट ds cos थीटा। और कंप्लीट सरफेस का से फ्लक्स कितना निकल रहा है तो वो निकालना है, तो ऐसा, और ध्यान रखिएगा, तो अगर ये तो हो गया इसके लिए, एंड फ्लक्स associated with complete surface, तो कंप्लीट सरफेस से अगर अपन को फ्लक्स का निकालना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ d phi और इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds cos थीटा। और ध्यान रखना यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये एक साइन लगाएंगे, दैट मींस दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड सरफेस। क्या कर रहे हैं अपन, इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसका, क्लोज्ड सरफेस का। तो फाई के साथ अगर अपन ने इस तरह का साइन बना दिया, दैट मींस इंटीग्रेट किया जा रहा है कंप्लीट सरफेस एरिया का, इंटीग्रेशन होता है, ठीक। तो ये आ जाएगा और हमारे पास जो फाइनली फाई की वैल्यू आएगी वो आएगी E डॉट S, तो E वेक्टर ये वैल्यू लिखो। अब इसी के नीचे लिख लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है ना। मतलब हम यहाँ लिख रहे हैं तो ये डॉट प्रोडक्ट है E डॉट S, दो वेक्टर क्वांटिटियों का डॉट प्रोडक्ट, ठीक। अच्छा, उसी तरह से जैसे वर्क होता है वैसे ये इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है। अच्छा, यूनिट की अगर हम बात करें तो E की यूनिट आप लोगों को ध्यान हो क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होगी न्यूटन। ध्यान करो F/c लिखते थे तो न्यूटन पर कूलम, और इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर पर कूलम, एक तो ये यूनिट इसकी हो सकती है। अच्छा, और अगर आप चाहो तो इसी को लिख सकते हो न्यूटन इनटू मीटर,
into meter upon coulomb, तो न्यूटन into मीटर, फोर्स into डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस क्या हो गया, जूल into मीटर पर कूलम, एक यूनिट इसकी ये भी लिख सकते हो। अच्छा, चार्ज होता है कूलम, कूलम होता है एम्पियर इनटू, अगर आप देखोगे तो I इज इक्वल टू होता है Q बाई T, तो Q इज इक्वल टू कितना हो सकता है I इनटू T, तो आप इसी को चाहो तो और लिख सकते हो, इसी को फर्दर हम और लिख सकते हैं कितना, जूल इनटू मीटर, और कूलम की जगह कितना लिख सकते हैं, एम्पियर इनटू सेकंड, तो एम्पियर जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, वॉट इनटू मीटर पर एम्पियर। लेकिन मेन जो अपन लिखेंगे इसकी यूनिट वो क्या लिखेंगे, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट और बताई थी, वोल्ट पर मीटर, और इसके लिए ये जो यूनिट हो गई वो हो गई मीटर स्क्वायर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो इसकी मेन यूनिट आएगी वोल्ट इनटू मीटर, जो जनरली अपन इसको यूज करेंगे, कितनी यूनिट करेंगे यूज, वोल्ट इनटू मीटर। और डायमेंशनल फार्मूला भी आप इसका लिख सकते हो, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या लिखना चाहिए, न्यूटन इनटू मीटर, यहाँ लिख देते हैं डायमेंशनल फार्मूला क्या लिखोगे, न्यूटन इनटू मीटर, तो फोर्स का हो जाएगा ml t-2 ये होता है, और इसका कितना होगा L2, और चार्ज का कितना होता था AT, तो क्या डायमेंशनल फार्मूला बनेगा इसका, इसका बनेगा ml3 t-3 a-1, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला बनेगा, ठीक है ना।